हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करमपुर कहकर एक गांव में निमा, सिया और कीर्ति कहकर 3 बहनें रहती हैं जो अनाथ होती हैं। उनके माता पिता उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। वो तीनों एक झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करती हैं। तीनों एक ढाबे में काम करती हैं। उस ढाबे का मालिक हरीश लाल बहुत ही घमंडी और बुरे स्वभाव का होता है। ओ त्रिमूर्ति, हाथों में मेहंदी लगाई है क्या तुम तीनों ने आज? अरे जल्दी जल्दी काम करो, वरना आज की कमाई में से पैसे काट लूंगा मैं। ठीक है मालिक। हरीश लाल तीनों बहनों संग सख्ती से पेश आता है। वो उन तीनों से बहुत सारा काम कराता है। सिया खाना बनाती है, कीर्ति सफाई करती है, तो वहीं निमा ग्राहकों को खाना परोसती है। उन तीनों को वहां पर काम करके अब पूरे 2 महीने हो चुके थे। तीनों हरीश लाल से अपनी तनख्वाह मांगने जाती हैं। तभी मालिक, 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए हैं। हमें हमारे पैसे दे दो ना मालिक। पिछले महीने भी आपने नहीं दिए थे। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें एक किराए का घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है, इसीलिए पैसों की सख्त जरूरत है मालिक। देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिलहाल मेरे पास थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है। अगले महीने मैं तुम तीनों के 3 महीने के सारे पैसे दे दूंगा, ठीक है? लेकिन मालिक। अरे क्या लेकिन वेकिन लगा रखा है? काम से निकाला नहीं है, बस तनख्वाह लेट दे रहा हूं। शुक्र मनाओ कि तुम तीनों के पास काम है, वरना यहां वहां भीख मांगने की नौबत आ जाएगी तुम तीनों अनाथ बहनों की। हाँ, चलो अब जाओ, काम करो। हरीश लाल की बातें सुनकर बेचारी तीनों बहनें डर जाती हैं और वो काम पर लग जाती हैं। उनके पास पैसे नहीं होने के कारण उनका जीवन बहुत कठिन मोड़ से गुजर रहा था। कभी कभी तो तीनों बेचारी भूखे पेट ही सो जाती। ऐसे ही एक और महीना गुजर जाता है। तभी तीसरा महीना भी खत्म होने आया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन तीनों के 3 महीने की तनख्वाह मुझे देनी ही न पड़े। और वो क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। हरीश लाल जानबूझकर खाने में ज्यादा मिर्च डाल देता है, जिससे ग्राहक उससे शिकायत करते हैं और वो जानबूझकर 2-3 बर्तन तोड़ देता है और फिर वो इस सब का इल्जाम तीनों बहनों पर ही थोपता है। खाने में मिर्च ज्यादा डालने से उस ग्राहक ने मुझसे इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल करा दिया। और तो और इस नीना और कीर्ति के कारण ये महंगे बर्तन टूट गए। अब बताओ, इस सारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हाँ? लेकिन लेकिन मैंने तो खाना अच्छे से चखा था। खाना तो बढ़िया ही बना था। ऊपर से जिस ग्राहक की आप बात कर रहे हो, उस ग्राहक ने ही आपके सामने खाने की तारीफ की थी। और ये बर्तन जो टूटे हैं, ये मैंने और कीर्ति ने नहीं तोड़े हैं। हाँ मालिक, निमा एकदम सही कह रही है। ये सब हमने नहीं किया है। हमारा यकीन मानिए, आपको पक्का गलत फहमी हुई है। मुझे क्या तुम तीनों ने पागल समझ रखा है क्या? हाँ? अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये तुम तीनों का ही काम है, और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तुम तीनों की पिछले 3 महीने की तनख्वाह काट रहा हूं, और तुम्हें उन 3 महीनों के पैसे नहीं मिलेंगे। क्या? ऐसा मत कीजिए मालिक। हाँ मालिक, हमारे लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। सिया, कीर्ति, मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे मालिक की चाल है। इन्हें हमें पिछले 3 महीनों के पैसे ही नहीं देने हैं, इसीलिए ये सारा नाटक कर रहे हैं। चलो, हम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। हाँ निमा, तू सही कह रही है। तीनों बहनें समझ जाती हैं कि हरीश लाल एक नाटक कर रहा है, इसीलिए वो तीनों वहां से चली जाती हैं। अरे रुको तो, रुको। हरीश लाल चिल्लाते रह जाता है, लेकिन वो तीनों वहां से चली जाती हैं। उन तीनों में नीमा ज्यादा होशियार थी। वो कहती है, हमें अब खुद का ही कोई काम करना होगा। ये निर्दयी दुनिया वाले हमारे साथ ऐसे ही चाल करते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें अपने साथ चाल करने देंगे नहीं। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे नीमा? हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। सिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। लोगों को इसके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगेगा और हमारा ढाबा प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन निमा, हम ढाबा कैसे खोलेंगे? हमारे पास निवेश के लिए पैसे कहाँ हैं? तभी वो तीनों बहनें एक खटारा साइकिल को जंगल में पड़ी हुई देखते हैं। वो तीनों उस साइकिल को रिपेयर करते हैं। अरे निमा, अब तो हमने इस खटारा साइकिल को भी रिपेयर कर दिया है।
आप तो बता दे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हम इसका ढाबा बनाएंगे, साइकिल ढाबा। साइकिल ढाबा? हाँ हाँ, साइकिल ढाबा जैसे बाजारों में होते हैं। हम साइकिल पर घूमकर खाना बेचेंगे। इससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और इससे हमारे पैसों की भी बचत हो रही है। अरे वाह निमा, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। निमा, सिया और कीर्ति तीनों बहनें गली मोहल्लों से कचरा बीन कर उसे कबाड़ी वाले को देती हैं और उससे मिले पैसों से वो खाना बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान खरीदती हैं और फिर साइकिल ढाबे पर खाना बेचना शुरू करती हैं। 1-2 दिन में ही उनके साइकिल ढाबे पर ढेरों ग्राहक आने लगते हैं और उनकी खूब तरक्की होने लगती है। अरे वाह, इस साइकिल ढाबे का खाना तो सच में कमाल का है। अरे बोले तो जबरदस्त था। हाँ। सभी साइकिल ढाबे की तारीफें करते हैं और कुछ ही दिनों में अनाथ बहनों का ये साइकिल ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। अब हरीश लाल के ढाबे पर बहुत कम ग्राहक आने लगते हैं और तीनों बहनों की उन्नति देखकर हरीश लाल को बहुत गुस्सा आता है। इन तीनों की ऐसी की तैसी नहीं, ये तीनों मेरे ढाबे की प्रगति के रास्ते का कंकड़ नहीं बन सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? उस रात को गुस्से में आकर हरीश लाल उन तीनों बहनों की साइकिल ही तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब तीनों अपनी साइकिल को देखती हैं, तभी साइकिल को कई टुकड़ों में टूटे हुए देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? तीनों मंदिर जाती हैं और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। भगवान जी, हमारी साइकिल भी नहीं रही, अब हम क्या करेंगे? साइकिल ढाबे के जरिए हमारे जीवन में फिर से खुशियां आ गई थी, लेकिन अब फिर से हमारी खुशियां हमसे छिन चुकी हैं। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है भगवान जी? हमने किसका बुरा किया है? पहले हमसे हमारे माता पिता दूर हो गए और अब ये संकट के बादल पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान जी, हम तीनों की मदद करो। हम तो आपकी ही बेटियां हैं ना। हम तीनों अनाथ बेटियों की मदद करो भगवान जी। तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहां पर स्वयं देवता प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर तीनों अनाथ बहनें आश्चर्यचकित रह जाती हैं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की, जय हो देवता जी की। सदा सुखी रहो बच्चियों। मैं जानता हूं कि तुम तीनों बहुत तकलीफ में हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें एक पल में ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वो कैसे देवता जी? तभी देवता जी अपनी शक्तियों से मंदिर के बाहर एक बड़ा सा ढाबा प्रकट करते हैं, जिसे देख तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। वाह, ये ढाबा तो बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। ये तुम तीनों का जादुई ढाबा है। इसमें तुम्हें कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो खाना चाहिए उसका नाम लेने से ही वो प्रकट हो जाएगा। और तो और इस ढाबे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। जाओ बच्चियों, अपने जीवन में खूब तरक्की करो। तथास्तु। तीनों बहनें अब उस जादुई ढाबे में काम करने लगती हैं और बहुत सारे पैसे कमाती हैं। इस तरह वो तीनों अपने जीवन के सफर में खूब आगे जाती हैं। धर्मपुर कहकर एक गांव में देवधर नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी शीला और 2 छोटे बेटा बेटी इशू और गोलू के साथ रहता था। देवधर के गांव में ही एक छोटा पिज्जा शॉप था, जिसमें वो तरह तरह के पिज्जा बनाकर बेचा करता था। उसके हाथ के पिज्जा खाकर गांव वाले उसकी जम के तारीफ करते थे। अरे वाह देवधर भाई, यह पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऊपर से ये नया फ्लेवर, ओहो, ये तुमने इन्वेंट किया है ना? ये एकदम लाजवाब है भाई। हाँ हाँ देवधर भाई, तुम्हारे नए नए तरह के पिज्जा फ्लेवर कॉम्बिनेशंस बहुत ही मजेदार और लजीज होते हैं, जिन्हें खाकर व्यक्ति दीवाना ही हो जाए। धन्यवाद भाई। देवधर का पिज्जा शॉप पूरे गांव में मशहूर था, क्योंकि वो इकलौता पिज्जा शॉप था। वरना गांव वालों को गांव से बाहर शहर में जाकर ही पिज्जा खाना पड़ता था। लेकिन देवधर के कारण पूरा गांव उसी के यहाँ पिज्जा खाने आया करता था। देवधर रोज सुबह 6 बजे उठकर अपना पिज्जा शॉप खोलता था। वो रात में जो बचा हुआ पिज्जा था उसे गरीबों में और अपने आस पड़ोस में बांट दिया करता था। अरे वाह देवधर बेटा, आज इतना सारा पिज्जा बच गया।
हाँ काका, वो क्या है ना, मैं अपने ग्राहकों को एकदम स्वच्छ और सेहतमंद फ्रेश पिज्ज़ा ही बेचता हूँ, इसलिए आज का पिज्ज़ा मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। अरे सच में तुम्हारा पड़ोसी होना मतलब बड़े ही फायदे की बात है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है काका। देवधर अपने घर जाकर बच्चों के साथ खाना खाता है और वो उनके साथ खेलने के बाद सो जाता है। देवधर की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पिज्जा शॉप का ओवन ब्लास्ट हो जाता है और तभी देवधर बहुत घबरा जाता है। देवधर की आंखों के सामने उसका पिज्जा शॉप जल रहा था, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रो रहा था। नहीं, मेरा पिज्जा शॉप, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा भगवान जी। देवधर बेचारा बहुत दुखी हो चुका था। उसने हाल ही में अपनी बहन सुनीता की शादी के लिए एक दोस्त से लाख रुपए लिए थे जो उसे चुकाने थे, लेकिन अब उसके पास उसका पिज्जा शॉप ही नहीं था, तो अब वो कैसे अपने दोस्त को उसके पैसे चुकाता। देवधर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शीला, जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती, तुम घर खर्च जरा ठीक से संभालो, ज्यादा पैसे वेस्ट मत करो। एक तो पहले ही हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सत्यम से जो पैसे लिए थे, अब उन्हें मैं कैसे चुका पाऊंगा। मेरा पिज्जा शॉप था, तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ। मुझे तो बहुत ही चिंता सता रही है शीला। पापा, अगर पिज्जा शॉप नहीं रही तो क्या हुआ? आप कहीं और पिज्जा बेचो, जैसे कि किसी स्टॉल को लगाकर या ठेला लगाकर। हाँ पापा, आजकल तो लोग वाहनों को ढाबे का रूप देकर उसमें खाना बेचते हैं। हाँ जी, ईश्वर गोलू ने एकदम बढ़िया सुझाव दिया है। और रही बात अवन की, तो आप अवन की जगह कढ़ाई में पिज्ज़ा बना दीजिए। पिज्ज़ा अवन में पके या कढ़ाई में, स्वाद तो उसका वैसा ही होगा ना जैसा पहले था। और पूरा गांव आपके पिज्ज़ा के स्वाद का फैन है। अरे वाह बच्चों, शीला, तुम लोगों ने तो मुझे बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। सुनीता की शादी के लिए जो पैसे लिए थे, वो मैं सत्यम को ठीक से लौटा भी दूंगा अब। थैंक यू बच्चों, इतनी छोटी सी उम्र में कितने होशियार हो गए हैं मेरे ईशु और गोलू। You're most welcome, पापा। क्या कम है शीला? ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कम है? क्या काम नहीं, ये लोग वेलकम कह रहे हैं, वेलकम। ओह अच्छा अच्छा, अब जली मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट। क्या पापा, आप भी? देवधर अब गांव में एक छोटा सा ठेला लगाकर कढ़ाई पर पिज्जा बेचने लगता है। उसका कढ़ाई पिज्जा खाने के लिए पहले से भी ज्यादा की तादाद में ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह 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 भाई वाह, कमाल और धमाल का पिज्जा है ये तो। इसका स्वाद तो पहले के पिज्जा से भी और ज्यादा स्वादिष्ट है। जीवन का असली मजा तो देवधर का पिज्जा खाने में ही है भाइयों और बहनों। देवधर का पिज्जा ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है। लोग उसके ठेले पर आकर उसके पिज्जा बनाते वक्त वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। देवधर के पिज्जा ठेला वीडियोस बहुत वायरल होने लगते हैं और वो और ज्यादा सफल होने लगता है। गांव में डाकू रंजू सिंह का तहलका था। वो अपने आदमियों के साथ बाजार में आकर सभी गरीबों का नुकसान करता था। एक दिन वो गांव में आता है और हर किसी के ठेले का सामान लूटकर तोड़फोड़ करता है। रंजू सिंह देवधर के ठेले को भी तोड़ता है और उसके सारे पैसे चुराता है। नहीं नहीं, मेरे पैसे लौटा दीजिए। अबे चुप, एक लप्पड़ लगाऊंगा ना, धरती के उस पार जा गिरेगा, बाबूचक कहीं का लंगूर। रंजू सिंह देवधर का बहुत नुकसान करके चला जाता है। बेचारे देवधर का ठेला भी अब बर्बाद हो चुका था। पहले पिज्जा शॉप और अब ये ठेला, न जाने और कितने दुख लिखे हैं मेरी किस्मत में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जी, आप धैर्य और हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना आप। कैसे शीला, कैसे? फिर से मैं उसी मुसीबत के अंधेरे में आ गया हूँ जहाँ मैं पहले था। देवधर बहुत निराश हो चुका था। उसका दोस्त सत्यम उसके पास आता है और पैसे मांगता है। तभी देवधर उसे आधे पैसे ही देता है। ये क्या बात हुई देवधर? जब तूने मुझसे पैसे मांगे थे तब मैंने तुझे तुरंत सारे पैसे दे दिए थे ना, तो अब तू मुझे आधे पैसे क्यों दे रहा है? सत्यम, मेरी व्यथा समझने की कोशिश कर। मैं बहुत परेशानी में हूं मेरे भाई। तू ये पैसे अभी फिलहाल रख ले,
मैं पक्का तुझे तेरे बाकी के पैसे लौटा दूंगा कुछ ही महीनों में। ठीक है, तेरे बीवी बच्चे हैं इसलिए मैं तुझे एक और मोहलत दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद और कोई मोहलत नहीं। मुझे मेरे पैसे दे देना तभी। हाँ हाँ पक्का पक्का। सत्यम वहां से चला जाता है। देवधर अपने दोस्त उदित के साथ कई सारी जगहों पर नौकरी ढूंढने जाता है। वो दोनों लगभग 1 हफ्ते नौकरियां ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। फिर एक दिन पड़ोस के चंसू चाचा आकर देवधर से, अरे देवधर बिटवा, तुझसे मिलने कोई सेठ आए हैं शहर से। कब से तेरा पता पूछ रहा था सभी से। उसने कहा है कि एक बार तू आ जाए तो शाम को बाजार के पीछे वाले होटल में मिलने आए। वो वहीं रुका है तेरा इंतजार करते हुए। और हाँ, उसने तेरे हाथ का बना कढ़ाई पिज्जा भी साथ में लेते आने को कहा है। सेठ आदमी? अब ये कौन है देवधर? पता नहीं उदित, लगता है कोई अनजान व्यक्ति है। खैर, अगर उसने मुझे बुलाया है तो ले चलते हैं उसके लिए कढ़ाई पिज्जा बनाकर। देवधर अपने हाथों से कढ़ाई पिज्जा बनाता है और वो उसे उस सेठ आदमी के पास ले जाता है। उस आदमी का नाम रूपम सिसोदिया होता है। हेलो देवधर, तो तुम फाइनली आ ही गए। वाह, ये पिज्जा बहुत ही यमी है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया हूं। शहर का सबसे बड़ा पिज्जा ब्रांड तुम्हें हायर करना चाहता है। तुम्हारा पिज्जा टेस्टी की पॉपुलैरिटी देख हम चाहते हैं कि तुम हमारे शॉप में भी पिज्जा बनाओ। क्या तुम हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो? मैं हाँ बिल्कुल। देवधर अब उस शहर के पिज्जा शॉप के आउटलेट्स के ओनर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो वहाँ पिज्जा बनाकर बहुत पैसे कमा लेता है। सबसे पहले वो सत्यम के पैसे चुका देता है और उसके बाद वो भी शहर में अपना एक बड़ा पिज्जा शॉप खोलता है और इस तरह उसकी खूब तरक्की होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।